क्या सच में आईवीएफ से 100% प्रेगनेंसी गारंटीड है? नहीं, मैं कहूँगी कि आईवीएफ एक सिर्फ असिस्टेड रूट है जो प्रेगनेंसी दे रहा है। बहुत सारे लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि आईवीएफ स्कैम है। इसमें बोला जाता है कि 99% चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, लेकिन बार बार फेल हो जाता है आईवीएफ। तो हमारे बस पैसे लग रहे हैं, हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। मैं ये कहूँगी ये मिथ है, बिकॉज इट इज़ साइंस, इट इज़ नॉट समथिंग मिराकुलस। मिरेकल्स हैपन होते हैं साइंस में, बट ऐसा नहीं है कि आईवीएफ हमें रातों रात 100% सक्सेस दे देगा। तो अगर एक बार आईवीएफ फेल हो गया तो फिर कितने दिन बाद या कितने ड्यूरेशन बाद हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए? जनरली हम 1 महीना या बैक टू बैक, मतलब बिना गैप के भी कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट अगर बहुत इमोशनली डिस्ट्रॉट हो गया उस फर्स्ट फेलियर से और रेडी नहीं है, देन आई कैन नॉट पुश इट टू। तो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स तक रियलिस्टिकली कोई एक कपल आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकता है? जनरली हमें 3 आईवीएफ साइकिल्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल जाना चाहिए। Okay. नहीं मिलता तो समथिंग इज कॉम्प्लेक्स मोर। पहले तो ये बताइए, लोगों का सबसे पूछा जाने वाला सवाल है कि अगर आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस टाइम पर इंटरकोर्स करना सेफ है या नहीं? सो जनरली हम कहते हैं नहीं, सेफ नहीं है, और फर्स्ट 3 मंथ्स तक अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसको अवॉइड रखना है। तो जो लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, अगर कोई 40 साल के बाद कपल आ रहा है आईवीएफ कराने के लिए, तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं? बिल्कुल कम होते हैं। अगर हम कहते हैं बिटवीन 21 to 34-35 ईयर्स एक कपल के चांसेस ऑफ सक्सेस इज अराउंड 60% और सो। 40 के बाद द चांसेस बिकम अराउंड 20-25%। ओके। तो अगर कोई आईवीएफ के लिए जा रहा है कपल, तो उसके पहले क्या क्या उनको टेस्ट करा लेने चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट? तो उसमें हम चेक करते हैं उसका हीमोग्लोबिन कैसा है, थायराइड फंक्शंस कैसे हैं, एक हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है जो ब्रेन से निकलता है वो कैसा है, उनकी एग रिजर्व कैसा है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। कितनी हेल्दी होनी चाहिए हमारी एग्स और स्पर्म क्वालिटी, तब जाकर के आईवीएफ के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सो पहले अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में 3-4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, जैसे कि स्पर्म का नंबर कितना है जिसको हम काउंट कहते हैं, मोटिलिटी कितना है, मॉर्फोलॉजी की कैसे दिखने में कैसे लगते हैं स्पर्म्स, और उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और फीमेल्स में जनरली हम कहते हैं कि जो AMH वैल्यूज़ हैं और AFC काउंट है जो स्कैन में दिखता है उसका नंबर अच्छा होना चाहिए। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम कहें कि AMH की वैल्यू अगर 2 नैनोग्राम से ज़्यादा है तो वी गेट अ गुड आउटकम। खाने से भी रिलेटेड कुछ है कि अगर आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए? जनरली हम कहते हैं कि फीमेल जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के जाती है तो उसको पपाया और पाइनएप्पल के लिए हम अवॉइड करते हैं। तो अगर आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ ऐसे योगा या एक्सरसाइजेस के नाम आप बताना चाहेंगी जो करें जिससे सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाए? तो बटरफ्लाई आसन इज़ द ईजीएस्ट वन टू डू, ठीक है। तो वो कर लेना चाहिए। और एक क्लाइंबर पोज होता है, स्टेप पोज, उसको भी कर लेना चाहिए। डॉक्टर, अगर कोई चाहता है कि उनका आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाए तो आज से ही ऐसी 5 चीज़ें उन्हें क्या करनी शुरू कर देनी चाहिए? तो मेंटल रेडीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, लाइफस्टाइल, फिजिकल वेलबींग। थर्ड, डाइट पे ध्यान। चौथा, चूजिंग द राइट IVF सेंटर जहाँ पे आपका सही डायग्नोज हो। एंड फिफ्थ इज डॉक्टर, अगर कोई चाहता है कि उनका आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाए तो आज से ही ऐसी 5 चीज़ें उन्हें क्या करनी शुरू कर देनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है कि आपने सही पॉइंट किया कि 5 चीज़ें, उन 5 चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल वेलबींग, रेडीनेस। कि भाई, क्योंकि ये माना जाता है कि IVF इज़ समथिंग बहुत एक्सट्रीम केस है कि जब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो IVF के लिए जा रहे हैं। सो मेंटल रेडीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, लाइफस्टाइल, फिजिकल वेलबींग। थर्ड, डाइट पे ध्यान। चौथा, चूजिंग द राइट IVF सेंटर जहाँ पे आपका सही डायग्नोज हो कि एग्जैक्टली आपका IVF पे जाने का कारण क्या है। एंड फिफ्थ इज द होल डायग्नोस्टिक टेस्ट कि IVF एक एस्पेक्ट है प्रेगनेंसी का, आगे आपको 9 मंथ्स कैरी करना है। क्या आपका अगर IVF में सक्सेसफुल हो भी गया तो क्या आप उसको 9 मंथ कैरी कर पाओगे? सो दैट रेडीनेस फॉर 9 मंथ्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये 5 चीज़ें ध्यान में रखें। बिल्कुल। डॉक्टर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत सारे इधर उधर चीज़ें कर ली, उनका लास्ट ऑप्शन होता है IVF।
सब चीज़ ट्राई करने के बाद। लेकिन आईवीएफ में भी एक राइट एज पर कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आईवीएफ हम सही समय पर नहीं कराते हैं तो सक्सेस रेट के चांसेस कितने कम हो जाते हैं? एक होता है कि क्लिनिकल एज, जो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज टू हैव प्रेगनेंसी, और एक दूसरी जो एज है जो अभी लॉ बन गया है, तो वो भी हमें गाइड करते हैं कि हम कब तक उनको वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। तो पहले अगर हम लीगल एज की बात करें तो गवर्नमेंट लॉ कहती है कि एनी फीमेल हु इज़ बिटवीन 21 to 50 ईयर्स कैन कम फॉर ट्रीटमेंट, और हम उनको ऑफर कर सकते हैं, हम उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। एंड मेल एज 21 to 55 ईयर्स, ये हो गया लीगल। अब होता है कि अगर पेशेंट हमारे पास आया, अगर उसका क्लिनिकल एज क्या है, कई बार ये होता है कि एग्स बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि शायद आपको अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड ना मिल सके, यू मे हैव टू चूज समथिंग एल्स, कि शायद डोनर एग्स लेना पड़े, जिसको हम और डिस्कस कर सकते हैं। तो एक वो भी एज बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए अगर हम कहते हैं कि आइडियल क्लिनिकल एज कौन सी है, वी से बिटवीन 21 to 34-35 ईयर्स इज़ द राइट एज, जो हम कहते हैं कि सबसे ऑप्टिमम फर्टिलिटी एज है, दिस इज दिस एज। ओके, तो जो लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, अगर कोई 40 साल के बाद कपल आ रहा है आईवीएफ कराने के लिए, तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं फिर? बिल्कुल कम होते हैं। अगर हम कहते हैं बिटवीन 21 to 34-35 ईयर्स एक कपल के चांसेस ऑफ सक्सेस इज अराउंड 60% और सो, 40 के बाद द चांसेस बिकम अराउंड 20-25%। ओके, तो फिर आईवीएफ अगर किसी को कराना है तो उनके लिए आइडियल एज कितना मैटर करता है, कि हम किस एज तक आईवीएफ करा लें, और उसके पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने होंगे? लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक आई सेड, कि मेंटल, फिजिकल और डाइट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर सपोज पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उनका सबसे पहले मेंटल असेसमेंट करते हैं। वी हैव अ स्कोरिंग सिस्टम, एक स्कोर सिस्टम होता है जिसमें हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं डैश स्कोर। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट रेडी भी है कि नहीं, बिकॉज आईवीएफ ट्रीटमेंट हमने ऑफर कर दिया, बट अगर वो रेडी नहीं है तो वो सक्सेस किसी भी एज में कर लें, वो सक्सेस फिर नहीं मिलता है हमें। तो अगर कोई आईवीएफ के लिए जा रहा है कपल, तो उसके पहले क्या क्या उनको टेस्ट करा लेने चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स? फॉर बेटर रिजल्ट्स, सो जनरली द लिस्ट इज मोर एग्जॉस्टिव फीमेल्स में, बिकॉज एक फीमेल ने प्रेगनेंसी को कैरी भी करना होता है। तो उसमें हम चेक करते हैं उसका हीमोग्लोबिन कैसा है, थायराइड फंक्शंस कैसे हैं, एक हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है जो ब्रेन से निकलता है, वो कैसा है, उनकी एग रिजर्व कैसा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और एग रिजर्व को चेक करने के लिए उसमें एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम चेक करते हैं फॉलिकुलर काउंट, जिसको हम कहते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट या AFC। सो ये हमें बताता है ओवरीज के बारे में। फिर उनका ट्यूबल चेक होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब्स होना चाहिए चेक, उनका यूट्रस अच्छे से चेक होना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर द फीमेल्स। मेल्स के केस में सीमन एनालिसिस इज़ द मेन टेस्ट, जो कि ऑप्टिमम होना चाहिए। और ब्लड टेस्ट में जनरली हम कहते हैं कि इन्फेक्शन स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और VTRL, ये दोनों मेल फीमेल्स में ज़रूरी है, बिकॉज ये ज़रूरी है कि उनमें इन्फेक्शन ना हो और बच्चे में भी ना जाए। सो इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द चाइल्ड बीइंग बोर्न थ्रू IVF उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी कपल में अगर टेस्ट कराया उन्होंने, कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आए, टेस्ट रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, सही नहीं है, तो आईवीएफ के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा, राइट IVF सेंटर, राइट डायग्नोसिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर्स जो हमें हेल्प करता है टू गिव अ बेटर आउटकम। तो अगर कुछ मिल जाता है टेस्ट में जो ठीक नहीं है, उसको पहले करेक्ट करके ही हमें IVF स्टार्ट करना चाहिए। तो किन लोगों को फिर आईवीएफ नहीं मिल पाता है, अगर कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटीज़ आ गई कि इनका आईवीएफ हो ही नहीं सकता, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? वो कारण बहुत कम है, बट मेनली वो कारण होते हैं जिसमें हमें पता है कि फ़ीमेल को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी कैरी करना उसके लिए बहुत रिस्क फैक्टर है। जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, या उसका डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल्ड है, HbA1c बहुत हाई है। आई नो कि वो कंट्रोल हो जाता है तो मे बी विल हैव टू वेट, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ऐसी है जो कि शायद इम्प्रूव नहीं होती। तो उन केसेस में IVF ट्रीटमेंट करना कैन बी रिस्की फॉर द फीमेल पार्टनर। मेल्स में जनरली ऐसा कुछ नहीं होता,
क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ स्पर्म देना होता है सीमन एनालिसिस के लिए, तो उनके मामले में कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है। बट फीमेल की हेल्थ इश्यूज कैन काइंड ऑफ गिव अ डिसीजन कि भाई इस कपल को आईवीएफ के लिए नहीं जाना चाहिए। ओके तो आपने जैसे एग्स क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी की बात की, कितनी हेल्दी होनी चाहिए हमारी एग्स और स्पर्म क्वालिटी तब जाकर के आईवीएफ के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सो पहले अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में 3-4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, जैसे कि स्पर्म का नंबर कितना है जिसको हम काउंट कहते हैं, मोटिलिटी कितना है, मॉर्फोलॉजी की कैसे दिखने में कैसे लगते हैं स्पर्म्स, और उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सो ये सब पैरामीटर्स अगर ठीक हैं तो देन इट गिव्स अस अ गुड आउटकम नॉट ओनली इन आईवीएफ, बट अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक है हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो नेचुरल भी ट्राई कर सकते हैं। और फीमेल्स में जनरली हम कहते हैं कि जो AMH वैल्यूज़ हैं और AFC काउंट है जो स्कैन में दिखता है उसका नंबर अच्छा होना चाहिए। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम कहें कि AMH की वैल्यू अगर 2 नैनोग्राम से ज़्यादा है तो वी गेट अ गुड आउटकम। बट इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। अगर उसका AMH ठीक है बट स्कैन पे AFC काउंट कम दिख रहा है तो अगेन वी गिव एन इंडिविजुअलाइज सक्सेस रेट टू द पेशेंट। ऐसा नहीं है कि ब्रॉड में दे दूं कि जिसका AMH 2 है उसका सक्सेस 70% है। अगर उसका AFC काउंट कम है देन द सक्सेस विल फॉल डाउन टू 30%। ओके तो डॉक्टर एक बात बताइए, आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईवीएफ उनका लास्ट ऑप्शन है, सब जगह ट्राई कर लेंगे फिर आईवीएफ पे जाएंगे, लेकिन ये भी दिमाग में रहता है लोगों को कि सब कुछ ट्राई करने के बाद अगर आईवीएफ पे जा रहे हैं तो 100% सक्सेस होने के चांसेस हैं। क्या सच में आईवीएफ से 100% प्रेगनेंसी गारंटीड है? नहीं, मैं कहूँगी कि आईवीएफ एक सिर्फ असिस्टेड रूट है जो प्रेगनेंसी दे रहा है। उसमें पेशेंट के ही विमेन के एग यूज हो रहे हैं, मेल पार्टनर के स्पर्म्स यूज हो रहे हैं, तो जेनेटिक मटेरियल तो उन्हीं का है। वी कैन नॉट चेंज दैट बिकॉज वी आर बॉर्न विद इट। तो हम सिर्फ उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बाहर टू सी कि इनमें से बेस्ट कौन सा है और बेस्ट डाल दें। अगर जो एम्ब्रियो बन के आता है हमारे आईवीएफ में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि स्पर्म और एग बाहर फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो वो जो बन के आता है एम्ब्रियो वापस तो उसने फीमेल बॉडी में ही जाना है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। वो फीमेल बॉडी उसको ले पाएगी नहीं ले पाएगी वो भी फीमेल बॉडी के हाथ में। सो देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स जो कि कपल के हाथ में है एंड मोर ऑन द फीमेल। इसलिए हम कहते हैं कि पहले ऑप्टिमम प्रिपरेशन करके जाना बहुत ज़रूरी है। इट्स एंड आई ऑलवेज टेल टू माई पेशेंट्स कि इट्स अ टीम वर्क। हम करेंगे, आप करेंगे मिलके, एंड इफ वी डू इट टुगेदर वी डू गेट गुड रिजल्ट्स। बहुत सारे लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि आईवीएफ स्कैम है, इसमें बोला जाता है कि 99% चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, लेकिन बार बार फेल हो जाता है आईवीएफ, तो हमारे बस पैसे लग रहे हैं, हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो फिर वो लोग ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके चांसेस सक्सेस के बहुत कम हो जाते हैं या बार बार आईवीएफ फेल हो जाता है? सो जनरली हम जो करते हैं हम ये करते हैं कि उनका ऑप्टिमम असेसमेंट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। उससे हमें क्या होता है, एक लाइकलीहुड सक्सेस रेट मिल जाता है कि इस पेशेंट में 30% है, इसमें 50% है, बिकॉज मैक्सिमम वी कैन गेट इन वन आईवीएफ साइकिल इज अराउंड 60 to 70%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते हैं कि शायद एक और साइकिल करना पड़े टू गिव अस अ नेक्स्ट बेटर आउटकम। तो जो लोग क्लेम करते हैं कि 90% 99% चांसेस है, मैं ये कहूँगी ये मिथ है, बिकॉज इट इज़ साइंस, इट इज़ नॉट समथिंग मिराकुलस। मिरेकल्स हैपन होते हैं साइंस में, बट ऐसा नहीं है कि आईवीएफ हमें रातों रात 100% सक्सेस दे देगा। लाइक आई सेड, इट्स अ बॉडी, उसको अंडरस्टैंड करके राइट वे में हमें ट्रीटमेंट करना है। वी मे गेट अ गुड 80-90%। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट्स को डिवाइड कर देते हैं कि गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट, मीडियम प्रोग्नोसिस पेशेंट एंड लो प्रोग्नोसिस पेशेंट। गुड प्रोग्नोसिस मतलब जिनमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70-80% चांस शायद मिल जाए। मीडियम मतलब कि 50% 40%, लो मतलब लेस देन 20%। तो हम पेशेंट को फिर वही देते हैं कि दिस इज़ योर सक्सेस रेट, इंडिविजुअलाइज सक्सेस रेट, बिकॉज हर पेशेंट एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम के साथ आया, हर की प्रॉब्लम सेम नहीं हो सकती। सो एंड आई थिंक दैट हेल्प्स देम टू प्रिपेयर बेटर। अगर उन्होंने करना है तो बहुत अच्छा है, नहीं करना एटलीस्ट दे नो कि व्हाट दे आर लुकिंग एट। तो क्या क्राइटेरिया होता है कि इन 3 कैटेगरी में पेशेंट्स को डिवाइड किया जाता है कि इनके चांसेस 70-80% है, उनके 60-50 है और इनके 30-40 है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सो अगेन 4 पैरामीटर्स हम जनरली कहते हैं एक प्रेगनेंसी में चाहिए होते हैं, विच इज़ 3 फ्रॉम फीमेल्स एंड 1 फ्रॉम मेल। ठीक है, फीमेल्स में एग होता है, फेलोपियन ट्यूब्स,
और यूट्रस की हेल्थ। ये 3 चीज़ें ऑप्टिमम है। मेल में स्पर्म पैरामीटर्स हैं, ये ऑप्टिमम है। तो ये हो गया क्लिनिकल एवैल्यूएशन। एक होता है उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लेट नाइट पार्टीज, ये सब हैं, बिकॉज ये भी अफेक्ट करते हैं, इवन दो दे आर नॉट शोइंग इन द रिपोर्ट्स राइट नाउ, बट कहीं ना कहीं उसने अंदर इफेक्ट किया होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ों के बेसिस पे हम गुड प्रोग्नोसिस, मीडियम प्रोग्नोसिस एंड लो प्रोग्नोसिस बनाते हैं। ओके। और बार बार अगर किसी का आईवीएफ फेल हो रहा है तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? सो आई थिंक बार बार की नौबत जनरली नहीं आती है, इसलिए बिकॉज अगर पहला फेल हुआ सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पता करें कि क्यों फेल हुआ है, राइट? क्या जो इन बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हमने किए हैं उसमें कुछ कमी रह गई थी, बिकॉज साइंस एडवांस हो रही है, अब एडवांस इन्वेस्टिगेशंस भी आ गए हैं, जेनेटिक्स आ गया है, इम्यूनोलॉजी आ गया है, तो वी लुक फॉर दोज थिंग्स। बिकॉज जैसे मैंने कहा, अगर वो गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट है फिर भी फेल हो गया, देन आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कहाँ गलत हुआ। कई बार ये होता है कोई कारण नहीं है, बट पहली बार नहीं होता, दूसरी बार हो जाता है। सो आई थिंक 2 के बाद तो हमें एक पॉज लगाना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हो रहा है। सो एक बार बार साइकिल कराना भी ठीक चीज़ नहीं है, बिकॉज वी शुड नो व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो अगर एक बार आईवीएफ फेल हो गया तो फिर कितने दिन बाद या कितने ड्यूरेशन बाद हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए? तो उसमें मैं जनरली इसमें बिलीव करती हूँ कि एक होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन, एक मैं अपने पेशेंट को गाइड करती हूँ असेस करके कि ठीक है आपकी बॉडी रेडी है अब सेकेंड आईवीएफ के लिए, सो वी कैन डू बैक टू बैक इमीडिएटली। लेकिन पेशेंट अगर बहुत इमोशनली डिस्ट्रॉट हो गया है उस फर्स्ट फेलियर से और रेडी नहीं है, देन आई कैन नॉट पुश इट टू। सो पेशेंट का रेडीनेस, क्लिनिकल इवैल्यूएशन से हम कंबाइंड डिसीजन लेते हैं, बिकॉज बैक टू बैक करने में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज पेशेंट इज रेडी टू गो फॉर इट। फिर भी कितना टाइम ड्यूरेशन होता होगा? जनरली हम 1 महीना या बैक टू बैक, मतलब बिना गैप के भी कर सकते हैं। ओके। तो अगर आईवीएफ फेल हो जाता है, हमने दोबारा ट्राई किया, दूसरी बार भी फेल हो रहा है, तो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स तक रियलिस्टिकली कोई एक कपल आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकता है? जनरली हमें 3 आईवीएफ साइकिल्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल जाना चाहिए। ओके। नहीं मिलता तो समथिंग इज कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। 3 आईवीएफ साइकिल फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं? पहला किया पहले, अगर उसमें नहीं हुआ तो अगर कोई और इवैल्यूएशन चाहिए एडवांस तो वो करेंगे, फिर सेकंड शुरू करेंगे। सेकंड में भी नहीं हुआ तो मे बी विल गिव 1 लास्ट ट्राई कि शायद बॉडी टाइम ले रही है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, इस ट्रीटमेंट को। सो वी कैन गिव मैक्सिमम 3, और फिर भी नहीं होता तो आई थिंक एक कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ ज़रूर होना चाहिए, टेलिंग देम कि व्हाट इज़ द रियलिस्टिक 4th चांस में क्या चांसेस हैं, बिकॉज उसके बाद प्लेट्यू हो जाता है सक्सेस रेट। वी मे नॉट गेट अ हाई सक्सेस रेट। वो जितना चल रहा है, हमने उनको कोट किया लेट्स से 50%, वो उतना ही रहेगा, 50 का वो 60 नहीं बना पाएगा। ओके। तो बार बार अगर आईवीएफ फेल हो गया, अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए हमारे पास, तो आईवीएफ के अलावा भी कोई और ऑप्शन है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? आईवीएफ के अलावा ये होता है कि हम जैसे कहते हैं थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम सपोज एग किसी और का ले लें जिसको हम डोनर oocyte कहते हैं, या स्पर्म्स किसी और के ले लें, स्पर्म डोनर कर लें, या फिर अगर यूट्रस में कोई दिक्कत लग रही है, पेशेंट नहीं कैरी कर पा रहा है, तो सरोगेसी के लिए चले जाए। ओके। तो इन तीनों ऑप्शंस के लिए पेशेंट्स को मनाना इजी होता है या बहुत चैलेंजिंग होता है? आई वुड से कि कई बार पेशेंट्स खुद ही थक जाते हैं 3 के बाद, तो दे ओनली कम टू अस विद द ऑप्शन कि अगर मैं ये करूँ व्हाट इज़ माय लाइक्लीहुड। कई बार हम ऑफर करते हैं उनको, मे बी फर्स्ट सेकंड के बाद अगर हमें लगा कि सेकंड के बाद उनके जो एम्ब्रियोज बन के आए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं कि मे बी इट्स बेटर टू टेक अ डोनर oocyte। बट अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी नहीं हो रहा है, तो आई थिंक एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन और वो सब कुछ आ जाती है, एंड इट्स दे आर कॉस्टली ट्रीटमेंट, तो वो फाइनेंशियल भी हिट करता है उनको, देन दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो वो खुद ही कहते हैं कि क्या हम डोनर कंसिडर कर लें। सो कई बार वो रेडी होते हैं, कई बार उनको काउंसल करना पड़ता है कि मे बी दिस इज द राइट ट्रीटमेंट फॉर यू। कॉस्ट क्या लगती है पूरे आईवीएफ में स्टार्ट टू एंड? सो एक आईवीएफ साइकिल को जब हम कहते हैं उसमें इंजेक्शंस लगते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, एग्स को बाहर निकालते हैं, लैब कॉस्ट होता है, एम्ब्रियोलॉजी लैब कॉस्ट, और जो एम्ब्रियो बन के आता है उसको वापस डालना है, तो इसकी पूरी कॉस्ट जैसे अराउंड 1.5 to 2.5 lakhs के आसपास, वही जैसे इट्स डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, बट ब्रॉडली इतना
खर्चा आ जाता है एक IVF साइकिल। एक IVF साइकिल में, और मैक्सिमम हम 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। ओके। तो अगर जैसे IVF किसी का बार बार फेल हो रहा है, वो इमोशनली मेंटली पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं क्या, या आपने देखे हैं क्या, कि IVF फेल होने के बाद उनकी नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई? बहुत सारे। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोई कारण नहीं मिल रहा, राइट, वो केसेस वैसे होते हैं कि वो अपने आप प्रेगनेंसी लेके आते हैं ज़रूर, बिकॉज कहीं ना कहीं फर्टिलिटी मेडिकेशंस, फर्टिलिटी पुश, वो हेल्प करता है उनकी बॉडी को प्रिपेयर करने में टू गेट अ नेचुरल कंसेप्शन। ओके, तो वो फीलिंग एक अलग ही होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अलग सी फीलिंग है। यूर राइट, वेरी राइट। तो डॉक्टर, अगर जैसे हमने IVF फेल होने पर तो बात कर ली, किसी का IVF अगर सक्सेसफुल हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? अगर सक्सेसफुल हो गया तो जैसे जो हम लोग हैं रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट, हम जनरली उनको 3 मंथ्स तक फॉलो अप करते हैं, बिकॉज जो IVF के बाद कुछ मेडिकेशंस चलती हैं जो कि ग्रेजुअली टेपर होती हैं 3 मंथ्स के ऊपर, एंड फिर हम उनको रूटीन जो जहाँ उनको डिलीवरी करवानी है ऑब्स्टेट्रिक्स के पास रेफर कर देते हैं, एंड देन दे काइंड ऑफ डिलीवर एज अ नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे हुई है तो वैसे ही वो डिलीवर करते हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि IVF अगर कराया है तो वजाइनल डिलीवरी नहीं होगी, C-सेक्शन ही होगा? ये आजकल मिथ है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि IVF इज़ नॉट अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी इटसेल्फ, बट हाँ, अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डेवलप हो गया है या हाइपरटेंशन बढ़ गया है, जो कि नेचुरल में भी हो सकता है, IVF में भी हो सकता है, देन दैट कैन बी एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन। बट सिर्फ IVF हुआ है उसकी वजह से सिजेरियन नहीं करना चाहिए। वी शुड एम फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। लोगों को लगता है कि IVF कराया है तो इस वजह से हमारी प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो रहा है, BP हाई हो गया है, या और इश्यूज बढ़ गए हैं। अगर हम नॉर्मली कंसीव करते तो हो सकता है ये सारी चीजें ना होती। इस बात में कितनी सच्चाई? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, बिकॉज हमारी साइंस में भी ये स्टडीज चल रही हैं कि आजकल जो प्रेगनेंसी में इंसिडेंस है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, क्या उनमें ज़्यादा है जो IVF में से कंसीव करते हैं। तो कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि हाँ, बर्थ वेट का थोड़ा सा कंसर्न आता है, कि बर्थ वेट शायद बच्चे का, अगर हम जैसे 2 तरह के ट्रांसफर्स होते हैं हमारे, फ्रेश एंड फ्रोज़न। अगर हम फ्रोज़न करते हैं तो बर्थ वेट थोड़ा कम होता है, फ्रेश करते हैं तो ये एक ऑनगोइंग रिसर्च स्टडीज़ चलती रहती हैं, डेटा निकलता रहता है, बट अभी कोई हार्डकोर ऐसा नहीं है कि IVF से बहुत कोई डिफरेंस आता है। सो दे स्टिल आर नॉर्मल प्रेगनेंसीज, बट हाँ, थोड़ी अगर हमें सहूलियत, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, बेबी के वेट की, मदर के हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, जो हम शायद नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी आजकल रूटीनली मॉनिटर करते हैं। ओके, आप हमें IVF का प्रोसेस थोड़ा सा समझाइए कि क्या होता है, कैसे होती है, इसमें मेन और वुमेन का कितना रोल होता है, कि अगर हमारी जो भी वीडियो ऑडियंस देख रही है वो IVF कंसिडर कर रही है तो उन्हें क्या, किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हाँ, अब हम IVF के लिए जा रहे हैं तो हमें ये प्रोसेस से गुजरना होगा? सो IVF का अगर हम बेसिक मतलब समझे, इसका होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच मीन्स कि जो स्पर्म और एग बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं जनरली, जब एक कपल नेचुरल कंसीव करता है या वुमेन नेचुरल कंसीव करती है, वो बाहर हो रहा है, तो उनको बाहर करने के लिए हमें एक फीमेल के एग्स भी बाहर चाहिए होते हैं और स्पर्म्स भी बाहर चाहिए होते हैं। स्पर्म्स मेल के लिए देना इजी होता है थ्रू इजैकुलेशन प्रोसेस, लेकिन एग्स को निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है कि हम उनको इंजेक्शन से स्टिमुलेट करते हैं फॉर 10 डेज, तभी उनको निकाल पाते हैं। किन्हीं भी 10 दिनों में या 10-11? तो जनरली वो ट्रीटमेंट जो है हमारा पीरियड्स के साथ शुरू होता है, जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तब, फ्रॉम डे 1 डे 2। तो हम जब उनको बुलाते हैं तो हम कहते हैं कि डे 1 डे 2 पे आना है, वहाँ पे उनका दोबारा एक असेसमेंट होता है। क्या होता है उस टाइम पर? उस टाइम पे एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है और जो पीरियड्स के साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन असेसमेंट जिसको हम FSH LH वगैरह कहते हैं, तो वो अगर ठीक हैं तो फिर हम इंजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। IVF के इंजेक्शन? तो ये क्या पेनफुल होता है इंजेक्शन, और कहाँ लगाए जाते हैं? जनरली पहले एक ज़माना था कि सारे इंट्रामस्कुलर लगते थे हिप पे, बट दे वर वेरी पेनफुल। तो जैसे साइंस एडवांस हो रही है, आजकल सबकुटेनियस रूट्स आ गए हैं जो कि पेट में लग जाते हैं, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, छोटी नीडल्स होती हैं, बट पिन प्रिक तो है, प्रिक पेन तो होगा, बट सम पेशेंट्स डोंट फील इट बिकॉज वो प्रिपेयर्ड होते हैं। तो बट लगते पेट में है जनरली सबकुटेनियस रूट्स। एक ही इंजेक्शन लगता है? वो डिपेंड करता है, किसी में 1, किसी में 2, मैक्सिमम 3 भी लग सकते हैं किसी किसी पेशेंट में, अगर केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
और तो क्या मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आईवीएफ इंजेक्शन के? ये इंजेक्शंस जनरली हार्मोन इंजेक्शंस होते हैं। हम्म, तो जब हार्मोन लेवल जो बढ़ रहा है वो सिर्फ 10-11 दिन के लिए बढ़ रहा है, बट उस ट्रांजिएंट टाइम में कभी कभी किसी किसी फीमेल को ये फील हो सकता है कि उसमें मूडीनेस आ गया है, गुस्सा आ गया है, स्नैपिंग होती है कि अचानक जैसे फील किया कि लो फील किया, या फिर कभी कभी उनको ये भी लगता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है। तो ये सब हार्मोन्स के थोड़े इफ़ेक्ट्स हैं। जो मूडीनेस वगैरह है वो हम सबको समझा के रखते हैं कि उसको कैसे डील करना है, मेडिटेशन के लिए बताते हैं, योगा के लिए बताते हैं। जो वेट गेन है उसके लिए ये होता है कि जो हार्मोन्स जो हैं आपको भूख दिलवाएंगे, यू मे फील हंग्री। तो एज लॉन्ग एज वी कैन कंट्रोल आवर हंगर स्पैंक्स तो वो वेट गेन नहीं होता है। तो बट इट्स जस्ट तुरंत होता है या फिर जनरली तुरंत ही फील होता है विद इन वीक 10 डेज में। उनको लगता है कि मेरा स्केल आज 60 था, आज 65 दिखा रहा है, तो वो उतना आ जाता है। बट वो बेसिकली थोड़ा सा डिस्टेंशन हर एक में नहीं होता, बट अगेन इफ यू कंट्रोल योर हंगर पैंग्स तो वो नहीं होता वेट गेन। बट कई ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि वेट हुआ है, तो हम उनको समझा देते हैं कि इट्स ओनली ट्रांजिएंट, बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस यू मे फील मोर हंग्री and that's why you can have it. तो लड़कों में भी इंजेक्शन लगता है या सिर्फ लड़कियों में? नहीं, सिर्फ लड़कियों में लगता है। Okay. So इंजेक्शंस जब लगते हैं सिर्फ, लेकिन हम जरूर कहते हैं कि हस्बैंड्स का सपोर्ट है। तो जनरली जब वो इंजेक्शन कभी कभी हमारे पास लगवाने आते, वैसे तो वो हम इनको टीच कर देते हैं कि खुद लगाओ। अच्छा। तो वो खुद भी लगा लेते लगा हैं। सकते हैं बिल्कुल, बहुत सिंपल है। उनको दे आर कोल्ड चेन इंजेक्शंस की फ्रिज में रखने होते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट डू इट। कब तक लगाने होते हैं आईवीएफ के इंजेक्शन? 10 से 11 दिन चलते हैं। और मतलब अगर पीरियड्स हमारे आज से स्टार्ट हो रहे हैं तो कब तक लगाएंगे? सो अगले नेक्स्ट 10 to 11 डेज। पीरियड्स खत्म होने के बाद भी? हाँ, पीरियड्स खत्म होने के बाद भी चलते रहेंगे जब तक इनकी फिर बीच में अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि फॉलिकल कैसे ग्रो कर रहा है। जब एक फॉलिकल एडिक्वेट साइज का पहुंच जाता है विच इज़ अराउंड 18 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, तब हम वो इंजेक्शंस बंद करके डिसाइड करते हैं कि इन एग्स को आप बाहर निकालेंगे। राइट, एंड देन उसके लिए छोटा एनेस्थीसिया होता है उनको, विच इज़ लाइक अ डे केयर प्रोसीजर। तो वो एग्स बाहर निकले, उस दिन उनके हस्बैंड मेल पार्टनर स्पर्म्स देंगे। तो अब हमारे पास दोनों एग्स एंड स्पर्म्स हैं। सो वी फर्टिलाइज इन द लैब आउटसाइड, keep them in the incubators for nurturing them for 3 days 5 days। 3 से 5 दिन। अच्छा, यहाँ पे बताइए, आपने जैसे कहा कि लेडीज के मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर उनको इंजेक्शन दिया जाता है या उनके एग्स लिए जाते हैं। जब मेल स्पर्म देने के लिए आते हैं तो उनका भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या किसी भी दिन? जनरली हम उनको कहते हैं कि आप एब्स्टिनेंस रखिएगा 3 डेज का, 2 to 3 डेज का गैप। किस चीज में? एब्स्टिनेंस मतलब कि जैसे इजैकुलेटेड सैंपल दे रहे हैं तो नॉट टू हैव इंटरकोर्स फॉर द पास्ट 3 डेज। अच्छा, 3 दिन तक इंटरकोर्स नहीं करें एंड देन यू गिव द सैंपल। तो इसका क्या रोल होता है फिर? इसमें ये होता है कि स्पर्म थोड़ा सा फ्रेश मिलता है हमें। सो बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन मेल्स में होता रहता है। सो ओवर 3 months ये होता है, फिर 6 weeks के ऊपर एक नया स्पर्म बैच आता है, फिर 3 weeks के ऊपर आता है, फिर 3 days के ऊपर आता है। तो वी जस्ट वांट कि जितना हमें एप्रोप्रिएट स्पर्म काउंट मिल सके उतना उसके लिए अच्छा होगा उनके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो जैसे अब उन्होंने स्पर्म दे दिया, 10 दिनों तक इंजेक्शन लगाने के बाद फीमेल का फिर एग लिया जाता है। हाँ जी, एंड देन फिर उसको फिर लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है विद द स्पर्म जो उनके हस्बैंड ने दिया है। कितने दिनों तक फिर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है? 3 to 5 days। 3 से 5 दिन। हाँ, एंड देन उसी टाइम रिपोर्ट्स भी आते हैं कि मतलब एम्ब्रियो बन गया है कि नहीं बना। बिल्कुल, तो वो रोज असेसमेंट होती है। ठीक है। और पेशेंट्स को फोन कॉल जाते हैं कि आपका एम्ब्रियो ऐसे डेवलप हो रहा है। तो जो एम्ब्रियो बना अगर हम उसी मंथ वुमेन के यूट्रस में डाल दें तो वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहलाता है। और अगर बाय एनी चांस अगर लगता है कि यूट्रस रेडी नहीं है, जो कि हमारे सर्टेन पैरामीटर्स हैं, हम डिसाइड करते हैं क्लिनिकली। वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जब डिसाइड किया जाता है? पैरामीटर्स ये होते हैं कि एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है हमारा। तो प्रोजेस्टेरॉन का वैल्यू अगर बढ़ना शुरू हो जाता है मोर देन 1, तो हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रांसफर। या फिर अगर फीमेल एग्स का नंबर 15 से ज़्यादा निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो भी वो अनसेफ हो जाता है उस एम्ब्रियो को वापस डालना, बिकॉज वो कैरी नहीं कर पाएगा। या फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम।
तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि इस मंथ ना डाल के इसको फ्रीज करके वी पुट इट नेक्स्ट मंथ या व्हेनेवर दे आर रेडी आफ्टर दैट। तो ये अगर फ्रेश एम्ब्रियो और फ्रोजन एम्ब्रियो में फिर क्या डिफरेंस हो जाता है? वो कौन सा ज्यादा बेटर होता है? क्योंकि दोनों ही बेटर हैं। अगर एम्ब्रियो अच्छा है तो फ्रेश फ्रोजन का कोई फर्क नहीं है, बट इट इज द असेसमेंट और पेशेंट फैक्टर की विच हेल्प्स अस टू डिसाइड कि कौन सा अच्छा है। अगर दोनों सही सिचुएशन में डालेंगे तो दोनों ही सक्सेस देंगे, बट अगर हम फ्रेश सिचुएशन आइडियल नहीं लग रही है और हम डाल देते हैं देन फ्रेश गिव्स अस अ लो सक्सेस रेट, फ्रोजन इज बेटर। तो ये मिथ है कि फ्रोजन इज बेटर देन फ्रेश, वो इसलिए बिकॉज अगर आप उस एम्ब्रियो को आइडियल सिचुएशन में नहीं डालोगे तो वो हमें सक्सेस नहीं देगा। और फ्रोजन फिर कितनी देर तक हम मतलब कितने देर तक हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो? जो हमारा इसमें भी अब लीगल लॉ आ गया है, वी कैन फ्रीज इट फॉर 10 years। 10 years। और एम्ब्रियो फिर वैसा का वैसा ही निकलता है, लेकिन पेशेंट्स जनरली 1 या 2 महीने में आके उसको यूज कर लेते हैं और ट्रांसफर करा लेते हैं, बट कभी कभी एक्स्ट्रा बनते हैं तो वो सेकंड प्रेगनेंसीज के लिए भी आ जाते हैं 3-4 साल बाद। ओके। आपने कहा कि एम्ब्रियो एक से ज़्यादा भी बन जाता है, तो इसका मतलब क्या ट्विन्स होते हैं या उसके बारे में थोड़ा जब एम्ब्रियो एक से ज़्यादा बनते हैं तो हम पेशेंट्स को चॉइस देते हैं कि कितने एम्ब्रियोज डालें। जनरली सेफ प्रैक्टिस इज 1 या 2, बिकॉज अगर हम 2 डालते हैं देर इज़ अ 40% चांस कि वो ट्विन्स हो सकते हैं। और ट्विन्स हमें पता है कि ठीक है, पेशेंट को सेटिस्फाई होता है कि दे बिकम हैप्पी कि हमें 2 एक ही बार में हो गए हैं, बट दैट कम्स विद इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस कि अर्ली डिलीवरीज हो सकती हैं, प्रीमेच्योर बेबीज हो सकते हैं। तो इसलिए जो सेफ ऑप्शन है वो है कि हम एक ही डालें, और अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उनको फ्रीज करके रख लें, बिकॉज वी नो कि फ्रीजिंग टेक्निक इज़ वेरी सेफ एंड वेरी सक्सेसफुल। तो इससे बेटर है कि हम उसको वेस्ट ना करके सेफ करके रखें, दे कैन ऑलवेज यूज देम अगेन लेटर ऑन। तो फिर उसके भी चार्जेस लगते हैं अगर हमने एम्ब्रियो को आगे टाइम तक फ्रीज कराया है? हाँ जी, हम उनके फ्रीजिंग चार्जेस पर ईयर होते हैं। क्या कॉस्ट होता है उसका? सो दैट डिपेंड्स बिटवीन 35 to 50,000 पर ईयर का। ओके। और अगर जैसे ट्विन्स के अलावा भी क्या ट्रिपलेट्स या 4 बच्चे भी हो जाते हैं, मतलब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है? वो मैं कहूँगी कि अगर डॉक्टर 3 या 4 एम्ब्रियोज डाल देगा तो वो चांसेस हो जाते हैं। और एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स, जैसे सीता गीता, हम एक ही डालते हैं बट वो एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है, वो यूटेरस के अंदर डिवाइड होता है, तो वो ट्विन अनअवॉइडेबल है, वो तो बॉडी का कॉल है, राइट। सो अगर हम सपोज 2 डालें फिर भी हो सकता है 3 हो जाए, बिकॉज उनमें से एक एम्ब्रियो वापस डिवाइड हो सकता है। अच्छा, बॉडी तो के अंदर 3 बच्चे हो जाएंगे, 3 होंगे उस केस में, जबकि हमने डाले 2 ही थे। और एक में भी ऐसा होता है कि 2 हो सकते हैं। हाँ जी, उनका इंसिडेंस बहुत कम है, बट इट हैपेंस। लोगों को लगता है यही है कि आईवीएफ का मतलब ट्विन प्रेगनेंसी होती है। हाँ, बिकॉज जनरली हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं, जैसे मैंने कहा कि 40% ट्विन्स है, बट 60% केसेस में तो एक ही इम्प्लांट हो रहा है। सो वी ऑल फील कि भाई हमारा सक्सेस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो ट्रेंड है कि हम 2 डालते हैं जनरली, अनटिल अनलेस पेशेंट कहे कि नहीं मुझे एक ही डलवाना है, या जैसे मैंने कहा था कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि जैसे कई बार होता है कि कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ है, तो जिसमें ट्विन कैन बी मोर रिस्की फॉर द पेशेंट, तो हम फिर कहते हैं कि एक ही डलवाओ। तो अगर ट्विन्स है तो क्या उससे फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, या 3 या 4 एम्ब्रियोज अगर फॉर्म हो गए होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, बिकॉज जल्दी लेबर शुरू हो सकता है, एक फीमेल को जल्दी डिलीवरीज हो सकती हैं, और डिलीवरीज जल्दी हो गई तो जो बेबीज़ हैं वो फिर नियोनेटल नर्सरी में जाते हैं, तो उनका स्टे बढ़ जाता है, उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो भी कहें, मदर एनवायरनमेंट जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है वो सबसे नेचुरल और अच्छा एनवायरनमेंट है, तो जितनी देर तक वो बेबीज़ अंदर रह पाएँ दैट इज़ दी प्रायोरिटी। ओके, तो क्या फिर बच्चों में भी कोई अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं? जनरली आजकल वही है कि द नियोनेटल, हर चीज़ में एडवांसमेंट्स हैं, द नियोनेटल यूनिट का जो केयर है वो भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। सो अनटिल एंड अनलेस की बहुत ही प्रीमेच्योर डिलीवरी है, विच मीन्स कि इट इज़ लेस देन 28 वीक्स, जो कि 7th मंथ के इक्विवेलेंट हो गया, तो उसमें हो सकता है, बट 7th मंथ के बाद आजकल बेबीज डू वेरी वेल। ओके, तो हम लोग ना आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, लोगों का सबसे पूछा जाने वाला सवाल है कि अगर आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस टाइम पर इंटरकोर्स करना सेफ है या नहीं? सो जनरली हम कहते हैं नहीं, सेफ नहीं है, और फर्स्ट 3 मंथ्स तक अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसको अवॉइड रखना है। ओके, आईवीएफ होने सक्सेसफुल होने के 3 महीने बाद। और पहले ये है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे सपोज करो हमने एम्ब्रियो डाल दिया, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो हम उनको कहते हैं कि अब इंटरकोर्स नहीं करना है। कितने दिनों तक?
टिल शी गेट्स द रिजल्ट। जब हम कहते हैं बीटा HCG जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, एंड इफ इट इज सक्सेसफुल तो फिर 3 महीने तक नहीं करना। और अगर किसी ने किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस या फेल के कॉम्प्लिकेशंस चांसेस तो नहीं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स फील हो सकते हैं, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, सो हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहे हैं। IVF ट्रीटमेंट के दौरान क्या स्पॉटिंग, ब्लीडिंग ये सारी चीजें भी होती हैं? सो ये IVF में नहीं, जितना नॉर्मल अगर नेचुरल कंसीव किया है और IVF में इसका कोई फ़र्क नहीं है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि फर्स्ट 2 वीक्स जैसे पॉजिटिव टेस्ट आया, उसके फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 1.5 मंथ्स हैं, तब तक हमें थोड़े प्रिकॉशन ज़्यादा लेने चाहिए। बिकॉज अगर कोई ब्लीडिंग और कुछ क्रैम्प्स, स्पॉटिंग्स आए हैं विद इन 2 वीक्स, वो IVF के कारण हो सकते हैं। बट अगर उसके बाद आते हैं देन इट इज़ लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी, शायद वो नेचुरल करते तो भी उनको होता। तो अगर 2 हफ्ते के अंदर आ रहे स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखाई दे रही है तो फिर क्या रिस्क हो सकता है उससे? तो हम उनको जनरली मेडिकेशन थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, शायद बॉडी एक्सेप्ट करने में टाइम ले रही है, उनको बेड रेस्ट एडवाइस कर देते हैं, और अगर फिर भी नहीं होता तो समटाइम्स दे एंड अप इन अ मिसकैरेज। ओके, और बेड रेस्ट कितने दिनों तक किया जाता है? एटलीस्ट 2 वीक्स तक, जब तक उनका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता, विच इज़ एट 6 वीक्स, जो 1.5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। और सिर्फ ब्लीडिंग, स्पॉटिंग ही एक रीज़न है या और भी कारणों के कारण IVF में मिसकैरेज हो जाते हैं? सो हाँ, ये 2 चीज़ें हमारे से अक्सर पूछी जाती हैं कि मिसकैरेज और कितना बेड रेस्ट करना चाहिए। तो जनरली ब्लीडिंग और स्पॉटिंग इज़ द कॉमन कॉज ऑफ मिसकैरेज, और अगर हम उस टाइम पे थोड़ा मेडिकेशंस मॉडिफाई करते तो शायद हम वो रिस्क मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉट इन एवरीबडी, बिकॉज कुछ यूट्रस प्रोन होते हैं फॉर मिसकैरेज, उसमें शायद ये सब प्रिकॉशंस हम ना अवॉइड कर पाए। और एक होता है कि अक्सर पूछा जाता है कि हमने ट्रांसफ़र किया तो कितना बेड रेस्ट लेना है। उसमें हम ये कहते हैं कि 3 to 5 डेज का थोड़ा रेस्ट लेना है, नॉट कम्प्लीटली बेड रेस्ट, बट टेकिंग थिंग्स एट ईज। ओके, तो IVF ट्रीटमेंट में खाने से भी रिलेटेड कुछ है कि अगर IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है तो कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए? जनरली हम कहते हैं कि फीमेल जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के जाती है तो उसको पपाया और पाइनएप्पल के लिए हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स दे सकते हैं और स्पॉटिंग और ब्लीडिंग दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये भी कहते हैं कि बाहर का खाना, बिकॉज जंक फूड प्लस अनहाइजीनिक फूड, और एक होता है कि जो अनकुक्ड मीट होता है जो कुक्ड नहीं है, और जो अनबॉइल्ड मिल्क है जैसे मेयोनीज होती है, राइट, या अनकुक्ड जैसे सुशी है, कई बार उसमें वो रॉ फिश डाल देते हैं। सो कहीं भी कुछ रॉ चीज़ है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सो एनी फूड वेयर इट इज़ फेल्ट कि भाई इन्फेक्शन हो सकता है, वो फूड अवॉइड करना चाहिए। और अगर IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डू एंड डोंट्स क्या है IVF ट्रीटमेंट में? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? IVF का ट्रीटमेंट जब चल रहा है, डूज तो ये है कि अपने आप को रिलैक्स करके करवाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी रखनी है ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द IVF ट्रीटमेंट बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। और तीसरा, अपनी डाइट का खूब ध्यान रखना है, विच मीन्स जनरली मैं कहती हूँ हाई प्रोटीन डाइट, हाई हाइड्रेशन, पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ये सब पियो, एंड जूसी फ्रूट्स खाओ एक्सेप्ट पपाया, पाइनएप्पल। तो अगर किसी को जानना है कि IVF के ट्रीटमेंट के दौरान वो क्या खाएं फॉर बेटर रिजल्ट्स, तो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी? मैं ये कहूँगी बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। एक डाइट जिसमें प्रोटीन्स भी हों, विटामिन्स, मिनरल्स हों, जैसे सीड्स, कुछ नट्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट्स, छाछ, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, चावल और रोटी और सब कुछ, लेकिन 6 बजे के बाद अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जो प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट है, जो हार्मोन्स चल रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि कभी कभी वो डिस्टेंशन फील करते हैं बॉडी में, तो अगर हम ज़्यादा कार्ब्स इवनिंग में खा लेते हैं तो कई बार वो सिम्टम्स को एग्रीवेट कर देता है। तो इससे अच्छा है कि बैलेंस डाइट खाएं, बट राइट टाइम पे खाएं, करेक्ट टाइम पर। एक्सरसाइज और योगा का भी कुछ रोल है कि हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें माइल्ड योगा, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? सो जब हम ट्रीटमेंट से पहले तो बहुत ज़रूरी है कि योगा और मेडिटेशन बिल्कुल ऑन होना चाहिए। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम उनको माइल्ड योगा एडवाइस करते हैं, जैसे अपर बॉडी कर लिया, लेग्स कर लिया, कोर जो एब्डोमिनल कोर है उस पर अवॉइड कर लिया, और मेडिटेशन तो थ्रू आउट आई वुड से कि कंटिन्यू रहना ही चाहिए। तो अगर IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ ऐसे योगा या एक्सरसाइजेस के नाम आप बताना चाहेंगी जो करें जिससे सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाए?
तो जनरली हम कहते हैं कि हमें पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं उनको और उसकी ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना है। तो बटरफ्लाई आसन इज़ द ईजीएस्ट वन टू डू, तो वो कर लेना चाहिए। और एक क्लाइंबर पोज होता है, स्टेप पोज, उसको भी कर लेना चाहिए। एनीथिंग आप मतलब जैसे आप गूगल भी करोगे, टाइप करोगे, जो पेल्विक फ्लोर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, वो वाले योगा पोस्टर्स आर गुड फॉर दिस ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर, ऐसे कौन से लोग या कपल्स हैं जिन्हें आईवीएफ का ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए? अगर उनकी शादी को 1-2 महीने हुए हैं, बिकॉज कम से कम 1 साल से उनको ट्राई, बिकॉज कभी कभी प्रेगनेंसी में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने लग जाते हैं, राइट। सो अगर वो 1 साल से पहले ही बहुत टेंशन करना शुरू कर दें कि नहीं हो रहा, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ठीक है 6 महीने के बाद आप अपने टेस्ट वगैरह करवा लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी पैनिक और स्ट्रेस भी कई बार प्रेगनेंसी रेट को कम करता है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि अच्छे से, जिन्होंने अभी ट्राई भी नहीं किया है, उनको आईवीएफ के लिए अभी नहीं जाना चाहिए। प्लस एनी कंडीशन जहाँ पे मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनको भी नहीं जाना चाहिए। और ट्रीटमेंट के दौरान क्या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, इरिटेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है लड़कियों में? सो ये जो ट्रीटमेंट है, इसमें डेफिनेटली हार्मोन्स तो इन्वॉल्व होते हैं, हो सकते हैं। इसलिए उनका प्रिपेयर होना पहले बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उनको गाइड करते हैं कि ये सिम्टम्स आए तो हाउ टू कोप विद इट। जैसे हमारी जो काउंसलर है, तो वो कोपिंग मैकेनिज्म्स बताती है उनको कि अगर ये सिम्टम्स फील हो तो क्या करना है, क्या क्या वो सिम्टम्स होते हैं और क्या करना चाहिए, वो भी बता दीजिए। तो सिम्टम्स वही है कि जैसे मैंने कहा, अचानक गुस्सा आ जाना, अचानक स्नैप कर जाना, तो हम हस्बैंड्स को प्रिपेयर करते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो यू हैव टू सपोर्ट इट, बिकॉज वो शायद उनका बेसिक प्रोफाइल नहीं है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। कोपिंग मैकेनिज्म यही है कि मेडिटेशन एंड योगा इज द बेस्ट वे आउट टू डील विद दीज सिम्टम्स। और आईवीएफ ट्रीटमेंट हो गया, सब चीज़ें सक्सेसफुल हो गई और बच्चा भी हो गया, तो एक बार अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट करा लिया तो क्या हर बार अगर बेबी प्लान करना है तो आईवीएफ पे ही जाना होगा या नेचुरली कंसीव करने के चांसेस होते हैं? इसमें डिपेंड करता है कि उनका पहली बार आईवीएफ क्यों हुआ था। अगर आईवीएफ हुआ है बिकॉज कोई रीज़न नहीं था बट हो नहीं रहा था, तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि अपने आप हो सकता है सेकंड वाला। बट अगर आईवीएफ हुआ है कि उनकी फेलोपियन ट्यूब्स में कुछ दिक्कत है या क्लिप्ड है, बिकॉज जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म और एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब में बनता है, अगर वहाँ पे दिक्कत है तो हो सकता है उनको सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी आईवीएफ के लिए ही जाना पड़े। तो डिपेंड करता है उनका कॉज क्या था। तो कितनी बार फिर हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा सकते हैं? 2 से 3 बार सेफली करा सकते हो आप। 2 से 3 बार करा सकते हैं। तो अगर किसी को जैसे 2-3 बार करा लिया, उसके बाद भी उन्हें ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो आप एडवाइस करते हैं? वैसे तो एवरी कपल हैज़ अ राइट टू पेरेंटहुड, हम मना नहीं कर सकते, बट अक्सर क्या होता है कि सिजेरियंस हो जाते हैं आजकल आईवीएफ प्रेगनेंसीज में, जैसे आपने पहले भी कहा था। तो अगर उनके ऑलरेडी 2-3 सिजेरियन हो गए हैं, तो 3 बार यूट्रस में कट लग गया है, तो हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो फिर हाई रिस्क हो जाता है 3 बार। तो हम उनको जनरली करते हैं कि आप और ट्रीटमेंट्स मत करो। कोई लॉ है, लीगल रूल है आईवीएफ के लिए इंडिया में? नहीं, नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए कोई लॉ नहीं है। एज का लॉ है किसको कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ साइकिल्स का कोई नहीं है। ओके। तो अगर जो भी कपल देख रहे हैं हमारे, वो चाहते हैं कि आईवीएफ के बारे में वो सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ बताइए कि उन्हें अभी से ही अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए और किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। 5 चीज़ें मैं कहूँगी: मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डाइटरी सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, राइट डायग्नोसिस कि अगर आपको पता है कि क्या कारण है, एंड चूजिंग द राइट प्लेस फॉर असेसमेंट, जहाँ जाना चाहिए उनको इस चीज़ के लिए डिस्कस करने के लिए। ओके। आईवीएफ ट्रीटमेंट से अगर प्रेगनेंसी हो गई, सब कुछ हो गया, बच्चा भी हो गया, उसके फिर कितने दिनों के बाद इंटरकोर्स करना सेफ है? अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो 3 मंथ्स के बाद, प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के बाद दे कैन प्लान इंटरकोर्स, दैट इज ओके। और इस टाइम पर क्या बहुत ज़्यादा वेट गेन भी होता है? वेट गेन वही है कि हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि उनको बस ये थोड़ा एडवाइस करना होता है कि अगर भूख लगे तो अपनी क्रेविंग को रोकना है, बिकॉज समटाइम्स ये हार्मोन्स क्रेविंग कर सकते हैं। तो
तो अगर वो कंट्रोल कर लेते, तो इसीलिए जो IVF शुरू करने से पहले जो काउंसलिंग होती है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर अगर एक बार IVF ट्रीटमेंट हो गया तो? ये सब हार्मोन सेफ हैं, सो जनरली देयर इज नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ बिकॉज ऑफ IVF। ओके, इंजेक्शंस वगैरह, मेडिकेशंस वगैरह के कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अगर एक बार IVF ट्रीटमेंट से बच्चा कर लिया तो फिर कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए अगर IVF नहीं करना चाहते हैं तो? So, वो जो नॉर्मल हम गैप देते हैं वो अपने कपल की प्रेफरेंस है। सम से कि हमें गैप 2 साल का रखना है, 2 बच्चों के बीच में 3 साल का रखना है, बट जनरली जब तक एक माँ ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, डेफिनेटली तब तक तो प्लान नहीं करना चाहिए। उसका ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाए, हमारे लिए जो पैरामीटर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग ना कर रहे हों, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर आ रहे हों, तो हमारे हिसाब से वो कभी भी कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड अगेन कि भाई कितना गैप देना चाहते हैं 2 बच्चों के बीच में। ठीक है। एक और सवाल मेरा रहेगा जो लोग अक्सर पूछते हैं, IVF ट्रीटमेंट के दौरान ऐसे क्या वार्निंग साइंस है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब कि कुछ तो रिस्क है? मतलब प्रेगनेंसी हो गई है IVF की, IVF ट्रीटमेंट भी चल रहा है या प्रेगनेंसी भी हो गई है, तो किन चीज़ों का हमें सिम्टम्स क्या देखने चाहिए या क्या बॉडी में से वार्निंग साइंस पहचान लेने चाहिए कि नहीं अब तो हमें एक बार डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, दिस इज नॉट नॉर्मल? सो जब IVF प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब उनको इंजेक्शंस चल रहे होते हैं टू स्टिमुलेट द एग्स। तो कई बार वो एग्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मोर देन 15 मैंने कहा कि जनरली हम उसको मांगते हैं कि उसमें ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम एग्स का नंबर कितना होना चाहिए? सो बिटवीन 8 to 15 इज़ अ आइडियल नंबर टू गिव अस अ गुड प्रेगनेंसी आउटकम। तो वो जब 15 से ज़्यादा हो या 20 से ज़्यादा हो वो थोड़ा भी रिस्की हो जाता है पेशेंट के लिए। तो उसको ज़्यादा हैवीनेस फील होगा, उसको लगेगा कि पेट बहुत फूल रहा है, तो उस केस में वो उसको डिस्कस करना चाहिए। सेम अगर उसके एग्स हमने रिट्रीव कर लिए हैं और उसके बाद उसको सिम्टम्स आते हैं कि पेट में पानी जैसा लग रहा है या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है या एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सब वार्निंग साइंस हैं कि उसको वापस डॉक्टर के पास आना है और चेकअप करवाना है। ओके, IVF ट्रीटमेंट हो गया, प्रेगनेंसी भी हो गई, फिर कब तक हमें डॉक्टर से काउंसलिंग करते रहना चाहिए? सो IVF प्रेगनेंसी के बाद वो नॉर्मल प्रेगनेंसी, अगर वो नेचुरल कंसीव करते हैं, जैसे वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे जहाँ उनको डिलीवरी करानी है, वही विजिट्स होंगी। IVF डज नॉट मेक इट लाइक अ स्पेशल प्रेगनेंसी अनटिल अनलेस सब कुछ ठीक चल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, आखिरी सवाल मेरा इस सेशन का यही रहेगा, अगर कोई IVF तक जाना ही नहीं चाहता है और वो चाहते हैं कि उनके स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहे, एग्स क्वालिटी अच्छी रहे, तो उन्हें अभी से क्या चीज़ें करनी शुरू कर देनी चाहिए और क्या बंद कर देना चाहिए ताकि फर्टिलिटी उनकी बेटर हो? So healthy lifestyle and mental health is the most important thing. Adequate sleep is very very important. कम से कम हम कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स स्लीप तो बहुत ज़रूरी है, और वो भी एडिक्वेट टाइम पे। आई नो आजकल के वर्क सिनेरियोज ऐसे हैं कि हम शायद विद द इंटरनेशनल मार्केट में जब काम करते हैं तो हम रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं, विच वी कैन नॉट अवॉइड, दैट्स फाइन, बट कोशिश करें कि जितना हो सके वो जो रात बनाई है भगवान ने वो शायद एक कारण से बनाई है, तो ट्राई टू हैव द स्लीप इन दोज टाइमिंग्स, 11 से 6, वट एवर योर टाइम परमिट्स, तो एडिक्वेटली, प्लस स्मोकिंग, अल्कोहल जितना हो सके मॉडरेशन में लें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गुड फूड, हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने आप को मेंटली डी स्ट्रेस करते रहें, बिकॉज स्ट्रेस आजकल सबकी ज़िंदगी में, आई वुड नॉट से कि इट्स ईजी फॉर मी टू से शायद, लेकिन जो भी है कोपिंग मैकेनिज्म्स, डी स्ट्रेस करें, मेडिटेट करें, योगा करें, उसको अपनी बॉडी में इनकलकेट करें ताकि स्ट्रेस कम से कम हो। ओके, एक और सवाल रहेगा, आप इतने सारे पेशेंट्स को डील करती हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि IVF से रिलेटेड मिथ्स आपने कोई सुने हैं जो आप सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई हो, वो आखिरी बता दीजिए। मिथ्स, अक्सर पेशेंट हमें ये कहते हैं कि हमारे IVF के जो बेबीज़ हैं वो डिफरेंट हैं नेचुरल से, बिकॉज बाहर बने हैं और अंदर बने हैं बॉडी के अंदर, तो वो मिथ है, बिल्कुल नहीं है। IVF बेबीज़ आर इक्वली हेल्दी एंड इक्वली गुड एज नेचुरल कंसेप्शन, बिकॉज IVF उनमें हो रहा है जिनमें नेचुरल नहीं हो पा रहा है, तो इट्स जस्ट एन असिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि एग और स्पर्म हस्बैंड वाइफ के ही हैं, तो इट इज़ जस्ट एन असिस्टेंट, दे आर लाइक नॉर्मल बेबीज़। और सेकेंडली ये होता है कि IVF सिर्फ तब होता है जब फीमेल में दिक्कत होती है, मेल डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, लेकिन एक IVF के साथ हम होता है ICSI करते हैं, ICSI,
जो कि बना ही मेल फैक्टर के लिए। तो IVF ICSI दोनों मेल या फीमेल किसी में भी दिक्कत हो तो कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ फीमेल प्रॉब्लम, इट कैन बी अ कपल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो इन बातों का मतलब ये ऐसे मिथ्स हैं और आपने जिस हिसाब से हमें सारी चीज़ें बताई IVF के बारे में, आई होप जो भी वीडियो हमारी ऑडियंस देख रही होंगी उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे डॉक्टर से इन सवालों के जवाब जानने के लिए। एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आई रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए हर दिन ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट डेली लाते हैं। तो अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए देखते रहिए NVT लाइफ। थैंक यू।